हाय एवरीवन। आई नो आप लोग वेट कर रहे थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के नेक्स्ट 90 डेज़ के शेड्यूल का। बट व्हाट आई फील ना कि ये बताने से पहले कब क्या पढ़ना है, शेड्यूल बताने से पहले ये बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, कहाँ से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रायोरिटीज़ एरिया हैं, प्रायोरिटीज़ टॉपिक्स हैं, डेट मीन्स क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एंड जो थर्ड वीडियो होगी डेट इज़ शेड्यूल वाली वीडियो, उसमें हम बात करेंगे प्रिसाइजली कि आपको कब क्या पढ़ना है। बिकॉज़ अगर मैं पहले ही शेड्यूल बता दूंगा आपको तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका भी बुक लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इसको भी पढ़ लें उसको भी पढ़ लें। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द फाइनल एंड ओनली बुक लिस्ट। यहाँ पे आप कीवर्ड्स पे ध्यान दो, फाइनल और ओनली। यूपी पीसीएस क्वालिफाई करने के लिए मैंने सिर्फ इन्हीं बुक्स का यूज़ किया था। इसके अलावा या फिर इसके बियॉन्ड आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोई और बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बुक लिस्ट की बात करने से पहले हम इसकी बात करते हैं कि अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स या फिर मेंस, क्योंकि इसको लेके बहुत डाउट आता है। आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीना है, 90 दिन हाथ में है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये दूसरा अटैम्प्ट होगा, पहला अटैम्प्ट होगा, या फिर हो सकता है चौथा हो, पाँचवा हो। बट फिर भी ये मन में डाउट रहता है कि हम प्री को पढ़ें या फिर मेंस को पढ़ें, क्योंकि आप लोगों से पूछोगे आपको मल्टीपल ओपिनियन मिलेगा। डैट इज़ वाई आपको जो ये प्री और मेंस का कन्फ्यूजन है ना, उससे दूर होना होगा। देखो, वन साइज़ फिट ऑल पॉलिसी बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको ये बोल दूं कि आप मेंस पढ़ो, मैं आपको ये बोल दूं कि आप प्रीलिम्स पढ़ो, ऐसे काम चल नहीं पाता है। क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, सबके प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है, तो एक बात सबके लिए लागू नहीं होती है ना। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। कुछ थंब रूल आप लेके चलो, उस थंब रूल के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको अभी क्या करना चाहिए। देखो, एक सिंपल क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। अपने प्री और मेंस की प्रिपरेशन को आप इस वक्त 70:30 के रेशियो में रखो या फिर 50:50 के रेशियो में रखो, डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले कितना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लो आपने यूपी पीसीएस का प्री दिया है और आपने पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2 बार क्वालिफाई किया है, एक बार नहीं 2 बार। अगर आपने 2 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो इस वक्त आपको 50:50 रेशियो में पढ़ाई करना चाहिए। डैट मीन्स अपने टाइम का 50% आपको प्री को देना है, बाकी 50% आपको मेंस को देना है। ठीक है, मान लो आप दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटा आप प्रीलिम्स को दो, बाकी 4 घंटा आप मेंस को दो। ये सिचुएशन कब अप्लाई करना है? जब आप 2 बार यूपी पीसीएस का प्री पहले क्वालिफाई कर चुके हो। बट अगर आपने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एक बार क्वालिफाई किया है या फिर एक बार भी क्वालिफाई नहीं किया है, इस केस में क्या करना है, आपको 70% टाइम आपको प्रीलिम्स को देना है, बाकी 30% टाइम आपको मेंस को देना है। क्योंकि देखो, जो प्रीलिम्स है ना, ये सबसे ज़्यादा टफ स्टेज होता है। ये तो बात आपको अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग आउट होते हैं वो प्री के स्टेज में होते हैं। प्री और मेंस के बीच में कम से कम आपको 3 महीने का गैप मिलता है। तो मान लो आपने कुछ चीज़ें नहीं प्रिपेयर की हैं मेंस में, उन चीज़ों को आप गैप में प्रिपेयर कर सकते हो। बट अभी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर क्या होना चाहिए? प्री होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो हर्डल है हमारा प्री है। इसीलिए आप प्रीलिम्स को 70% टाइम दोगे और मेंस को 30% दोगे ना। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आता है कि मेंस में हम पढ़ें क्या, क्योंकि मेंस में GS1 आ रहा है, GS2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका तो 5, 6 है। तो मान लो हम 30% टाइम दे रहे हैं, उस वक्त हम मेंस में किस टॉपिक पे फोकस करें, किसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो सबसे अच्छा है। तो देखो, मेंस के लिए, मेंस के लिस्ट में, मेंस को क्वालिफाई करने में जो सब्जेक्ट, जो पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आपका पेपर 5 और पेपर 6। ट्रस्ट में, अगर आपने इन दोनों पेपर पे कमांड कर लिया ना, तो मेंस का रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और देखो, 2023 में ना पहली बार पेपर 5 और पेपर 6 हुआ था। उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, क्वेश्चन कैसा आएगा ये हमको नहीं पता था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बीतते जा रहा है, जैसे आप 2023 का पेपर देखे थे, अब 2024 का देखोगे तो 2024 में लोगों के पास रिसोर्स भी है, स्ट्रेटजी भी है, पेपर का पैटर्न भी पता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब पेपर 5 और पेपर 6 में मार्क्स जो है ना वो उठेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी हम शेड्यूल बनाएंगे, जो मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड करूँगा 90 दिन का, उसमें 30% टाइम हम पेपर 5 और पेपर 6 को देंगे। और ये टाइम हम कब तक देंगे?
जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के करीब आते जाएंगे, जैसे कि आपका 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स है और आज 25 जुलाई है, 25 जुलाई से 27 अक्टूबर तक जाएंगे, ये जो आपका 30% है ना, ये घटते जाएगा। स्टार्टिंग में आप 30% टाइम दोगे, फिर 20%, फिर 10%, और एक टाइम के बाद सिर्फ आप प्रीलिम्स का ही पढ़ोगे। ठीक है, जो हम शेड्यूल बनाएंगे वो हम इसी बेसिस से बनाएंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, प्री पढ़ना है या फिर मेंस पढ़ना है। ये रेशियो तो उनके लिए है जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर सिर्फ एक बार क्वालिफाई हुआ है, बट जो 2 बार से ज़्यादा क्वालिफाई कर चुके हैं प्रीलिम्स, वो अभी भी 50% टाइम जो है वो मेंस को दे सकते हैं। इस 50% में 30% टाइम वो पेपर 5 और पेपर 6 को दें, बाकी 20% टाइम जो है वो पेपर 4 दैट मीन एथिक्स और बाकी पेपर को दें। ठीक है, सो अभी हमको मध्यम मार्ग अपना के चलना है। जो 2 एक्सट्रीमिटीज़ हैं, सिर्फ प्री पढ़ें या सिर्फ मेंस पढ़ें, उनके बीच में कहीं रहना है। 70% हमको प्री को पढ़ना है, बाकी 30% हम पेपर 5 और पेपर 6 को देंगे। नाउ डायरेक्टली बुक लिस्ट देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फोकस प्रायोरिटी एरियाज़ क्या क्या है। क्योंकि देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं या फिर प्री में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लो इनपुट दे के हाई आउटपुट निकालते हो, ये आपकी प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर रहेंगे। इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको हाई आउटपुट तो मिलेगा, बट उसके लिए आपको हाई इनपुट भी देना पड़ेगा। यह आपका सेकंड नंबर का टॉपिक रहेगा, प्रायोरिटी फर्स्ट इस पे रहेगी, फिर ये। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ आपका इनपुट तो बहुत ज़्यादा होता है, बट उसके प्रोपोर्शनेट आपको आउटपुट नहीं मिलता है, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी रहेगा। तो जो सबसे पहला प्रायोरिटी है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? आपका पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। क्योंकि इनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिफाइंड हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। इनके रिसोर्सेज डिफाइंड हैं, इनके टॉपिक्स डिफाइंड हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो इजी टू मीडियम लेवल का होता है, इसीलिए फर्स्ट स्लॉट में हम इनको ख़त्म करेंगे। जो हमारा सेकंड स्लॉट आता है, जहाँ हमको इनपुट ज़्यादा देना होता है बट उसके हिसाब से हमको आउटपुट भी मिलता है, वो है हमारा करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और साइंस। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े बल्कि होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का रिसोर्स डिफाइंड नहीं है, जैसे करंट अफेयर हो गया या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज्योग्राफी हो गया, ये भी बहुत लेंदी होता है। साइंस का रिसोर्स तो डिफाइंड है बट एक लेंदी टॉपिक है, इसलिए आपका प्रायोरिटी 2 में आता है। जो लास्ट प्रायोरिटी रहेगी वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है। क्योंकि आप इसको कहीं से भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आप श्योरिटी से नहीं बता सकते हो कि जो क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लोगे। प्लस हाईली स्टैटिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रटाफिकेशन है, इसीलिए आप इनको लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। एक टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स देखो ना, जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है इनके बीच में कहीं आता है। इसमें आपका इनपुट भी मीडियम लगता है और आउटपुट भी आपको मीडियम मिलता है। जब हम इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका जो इनपुट है वो मीडियम क्यों है। ना देखो, यूपी स्पेशल तो आपको मेंस के लिए पढ़ना ही है, पेपर 5 और पेपर 6। इसको हम मेंस का 30% टाइम दे ही रहे हैं, बट जो प्री में पूछता है ना, उसके लिए सिर्फ आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन मान लो स्टैटिक आ भी जाता है तो उतना वहाँ पे नहीं सोचना है, क्योंकि जो मेजर लॉट है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो उस पर फोकस करना है। देखो, क्वालिफाइंग प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। टाइम की प्रायोरिटी हो गई, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी हो गई, टॉपिक्स की प्रायोरिटी हो गई, कौन कौन से एरियाज़ आप पढ़े उसकी प्रायोरिटी हो गई। तो आपके दिमाग में आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। ना आप सभी टॉपिक्स को बराबर टाइम दे सकते हो और ना टाइम देना ज़रूरी है। बस हमको ये टारगेट लेके चलना है कि प्री में कैसे भी करके हमको 100+ नेट करेक्ट करके आना है। 100+ नेट क्वेश्चन की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। मार्क्स की बात करें तो 133+, तभी आप प्री के बाद खुद को सेफ जोन में मान सकते हो। क्योंकि देखो, वैसे भी कट ऑफ जो है वो 125 जा रही है, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो यूपी पीसीएस आयोग के भेंट चढ़ जाते हैं। आप टिक कुछ और लगाओगे, आयोग कुछ और आंसर बताएगा, तो इसी चक्कर में 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी टारगेट ना बिल्कुल नेट टू नेट कट ऑफ लेके नहीं चलना है। कट ऑफ से कम 10-12 मार्क्स ज़्यादा ही सोच के चलना है। तो जो यहाँ प्रायोरिटीज़ एरिया है, जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो इसी बेसिस पे हम अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ना हम बुक लिस्ट देखते हैं, और देखो प्री के लिए ये बुक लिस्ट फाइनल है, इसके बाहर इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइज एंड टू द पॉइंट बुक लिस्ट है। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। देखो, पॉलिटी ना आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पॉलिटी सब लोग पढ़ के आता है, इसीलिए पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है।
इसमें आप सिली मिस्टेक करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। 20 से 22 क्वेश्चन आएगा एंड मोस्ट ऑफ द जनता का, जो लोग सीरियसली यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कम से कम 17-18 क्वेश्चन सही होगा। इसीलिए पॉलिटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। स्टार्ट हम पॉलिटी से ही करेंगे। पॉलिटी में देखो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत मोटी बुक है, बहुत बल्कि बुक है। लक्ष्मीकांत में आपको बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम प्रायोरिटीज़ एरिया को देखेंगे। बट इन शॉर्ट आपको मुश्किल से 10-11 चैप्टर पढ़ना है एंड दैट्स इनफ। देखो जो क्वेश्चन यूपीएससी में आता है पॉलिटी में और जो यूपीपीसीएस में आता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा नेचर का डिफरेंस होता है। क्योंकि यूपीपीसीएस की पॉलिटी में आपको 1 लाइनर फैक्ट्स पूछ लेता है, इसीलिए जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पे आप फैक्ट्स पे ध्यान देना ना। लक्ष्मीकांत के बाद जो दूसरा रिसोर्स है वो है घटना चक्र की पूर्वालोकन, या फिर इसको प्रीव्यू भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये पीवाईक्यूज़ की बुकलेट होती है। इसमें आपको यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू, यूपीएससी के पीवाईक्यू, इनफैक्ट जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं सब के आपको पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं। तो घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में पीवाईक्यूज़ बहुत रिपीट होते हैं। चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करो, बीपीएससी की बात करो, एससीएस की बात करो, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करो, वहाँ पे पीवाईक्यूज़ को बहुत पूछा जाता है। अगर डायरेक्टली नहीं रिपीट होगा तो मॉडिफाई करके रिपीट होगा, बट पीवाईक्यू का जो थीम रहता है ना वो सेम रहता है। इसीलिए पॉलिटी में सिर्फ 2 रिसोर्स पढ़ना है। एक आपका लक्ष्मीकांत हो गया, वो भी सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। दूसरा घटना चक्र पूर्वालोकन। ना एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में आपको 14 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको यूपीएससी की तरह शंकर आईएएस नहीं पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए जो यूपीपीसीएस से पूछा जाता है उसके लिए घटना चक्र पूर्वालोकन देख लो, ये मोर देन इनफ है। इसके साथ आपको एनवायरनमेंट में जो भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, वहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर रहेगा वो यहाँ पे काम आएगा। देखो पूर्वालोकन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लो जो एनवायरमेंटल की टर्म्स होते हैं, इकोटोन हो गया, ठीक है, नीश हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया। यहाँ पे जो डेट्स हैं, यहाँ पे जो एक्ट्स के ईयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, या फिर वेटलैंड हो गया, रामसर साइट हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में मिलेंगी। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल यूपी का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको देखना है। इसके साथ पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूटिंग गैसेज हो गए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस हो गया, एसिड रेन हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप सिर्फ पूर्वालोकन से कवर कर लेना, यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में देखो 20 से 22 क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका मॉडर्न है, दूसरा एंशिएंट है, तीसरा मिडिवल है। इन तीनों में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंपैरेटिवली इजी है। और मॉडर्न हिस्ट्री का सीन ये है कि अगर आप पढ़ के जाते हो तो मान लो 8 क्वेश्चन आता है, 9 क्वेश्चन आता है, उसमें कम से कम आप 6 क्वेश्चन तो कर लोगे। मॉडर्न में क्या रेफ़र करना है? तो स्पेक्ट्रम रेफ़र करना है। और स्पेक्ट्रम में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल्स हो गए, वॉर हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, बुक्स हो गया, ऑथर्स हो गया, कांग्रेस के सेशंस हो गए, उनके डेट्स हो गए, किसी सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास किया गया तो उसको देखना होता है। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। कौन कौन से सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने उसकी बात हम प्रायोरिटीज़ एरिया में करेंगे। स्पेक्ट्रम के बाद जो दूसरा रिसोर्स है वो आपका घटना चक्र, बिकॉज पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रिपीट होते हैं। ना एंशिएंट और मिडिवल की बात करें तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग आपको कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ लो, बट आई वुड से कि यहाँ पे एनसीईआरटी मत पढ़ो। सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ एक रिसोर्स ल्यूसेंट पढ़ना है। इसके बाद जो यहाँ पे आप हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़ रहे हो ना, उसको आपको एंशिएंट के लिए भी पढ़ना है और मिडिवल के लिए भी पढ़ना है। तो एंशिएंट मिडिवल क्या हो गया? ल्यूसेंट हो गया। घटना चक्र तीनों में कॉमन रहेगा। बाकी मॉडर्न के लिए आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है स्पेक्ट्रम की। ये तो रही हिस्ट्री की बात। नाउ करंट अफेयर। करंट अफेयर्स को मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया है। कौन सा रिसोर्स आपको पढ़ना है, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, कितने महीने का पढ़ना है, कितने पहले से पढ़ना है, इसके बाद कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे रिवाइज़ करना है, इन सब की बात मैंने इस वीडियो में की है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट को भी पिन कर दूंगा, आप देख लेना ना। देखो करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फोकस एरिया में आपके रहने चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उन्हीं को मैं कहता हूँ कि ट्रेंड एनालाइज करना। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 2018 से 2023 के बीच में ये टॉपिक्स है जहाँ से करंट अफेयर पूछा गया है। नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से देखो कितना आया है। 2023 में 5 पूछा गया, 22 में 4 पूछा गया,
इसके बाद स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स हर साल पूछा जाता है, 1 3 2 2 1 1। रिपोर्ट्स, इंडिसेस, रैंकिंग आपसे ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। अवार्ड्स एंड प्राइज़ ऑलमोस्ट हर साल पूछा जा रहा है। बुक्स एंड ऑथर्स हर साल पूछा जा रहा है। डेज एंड थीम्स हर साल आता है। स्पेस एंड डिफेंस हर साल आता है। बाकी यूपी करंट अफेयर हर साल 2-4 पूछा जाता है। इसलिए देखो मैंने ऊपर बोला था कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा एज नहीं ले सकते हो, बट अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हो। चाहे पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब कोई पढ़ के जाएगा। यहाँ पे दूसरों से खुद को अलग करना थोड़ा मुश्किल है, बट करंट अफेयर में आप एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा लीड ले सकते हो। इसीलिए करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा लाइटली मत लेना। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले जो आय दृष्टि आता है आप उसको पढ़ के चल जाओ, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। नो डाउट बहुत अच्छी बुक है और 50% आपका यहाँ से काम बन जाएगा, बट 50% आपको काम नहीं बनाना है। कम से कम 75 to 80% क्वेश्चन आपको सही करके आना है। अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम आप 28-29 क्वेश्चन सही करो, तभी आप दूसरों से लीड ले पाओगे। आप पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, हिस्ट्री में यहाँ पे लीड नहीं ले सकते हो, बट करंट अफेयर में बहुत आराम से लीड ले सकते हो और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। एक रिसोर्स तो आपको पता ही है कि आय दृष्टि पढ़ना है, बाकी दूसरा रिसोर्स आप कुछ भी पढ़ सकते हो। चाहे आप घटना सार पढ़ लो, घटना चक्र की जो मंथली आती है वो कर लो, कुछ भी कर लो, बट 2 रिसोर्स करना। यहाँ पे लीड लेना बहुत ज़रूरी है। मैं जो एनालिसिस का PDF है इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, एक बार आप इसको देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब आप पढ़ोगे तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। नाउ करंट अफेयर के बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, 20-25 क्वेश्चन आता है इससे, बट जो इसका इनपुट है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। क्लास 11th की जो NCERT है उसको पढ़ लेना, 11th की पढ़ना, 12th की नहीं, ठीक है। 11th की 2 बुक है उसको देख लेना, और उसके बाद आप घटना चक्र, पूर्वालोकन पढ़ लेना। देखो ज्योग्राफी बहुत लेंदी है, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जो प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं सिर्फ उन पे फोकस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैपिंग हो गया, लोकल विंड्स हो गए, रिवर हो गया, माउंटेन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन हो गया, इन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो प्रायोरिटीज़ टॉपिक्स हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद साइंस एंड टेक, या फिर आप कह सकते हो जनरल साइंस, इससे भी 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक ही रिसोर्स आपको इसके लिए पढ़ना है, डैट इज़ घटना चक्र, पूर्वालोकन। काफ़ी लोग NCERT भी बोलते हैं, स्पेशली क्लास 8, 9 और 10th की NCERT। देखो यहाँ पे आप NCERT मत पढ़ना, मेरे NCERT के नोट्स पढ़ लेना साइंस एंड टेक के, वो मोर देन इनफ है। इसके बाद आप घटना चक्र, पूर्वालोकन कर लेना, ठीक है। इतना बहुत है साइंस के लिए। 95% क्वेश्चन आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट जो मेरे साइंस के NCERT के नोट्स हैं वो तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक है। लेट मी शो यू। ये देखो मैं साइंस NCERT कंपाइलेशन क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, जो भी यूपी PCS में पूछा जाता है, जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो भी NCERT में फैक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी फैक्ट्स को मैंने कंपाइल कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, कई बार यूपी PCS के एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, बेरी किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है। इवन ये भी पूछा है कि कैरेट क्या है, रूट है कि स्टेम है, पोटैटो क्या होता है, रूट्स होता है कि स्टेम होता है। तो जो ये NCERT कंपाइलेशन है इसको आप एक बार देख लेना, और जब आप इसको पढ़ोगे प्लस इसके साथ आप घटना चक्र पढ़ोगे, काफ़ी चीज़ें आपको ओवरलैप मिलेंगी। इसलिए भले ही आपको ये 60-65 पेज की लग रही होगी, बट बल्कि नहीं है ये। आप मुश्किल से आराम से 1-2 दिन में इसको ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और 1-2 दिन में ख़त्म करने के बाद आप आराम से घटना चक्र, पूर्वालोकन देख लेना। 18-20 क्वेश्चन इससे आता है, आराम से आपका 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ना। साइंस में भी आपको प्रायोरिटीज़ रखनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से पूछा जाता है, उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी है। पहले हम बायो के टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे, फिर फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। जो ये साइंस NCERT का नोट्स है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नाउ साइंस के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। 50% इकोनॉमिक्स ऐसा होता है जो करंट अफेयर बेस्ड होता है। इनफैक्ट 50 क्या 60% कह सकते हो करंट अफेयर बेस्ड आता है। उसके बाद जो 30 से 40% रहता है वो आपका स्टैटिक इकोनॉमिक्स रहता है, वो बेसिक इकोनॉमिक्स रहता है। तो जो आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ोगे वहाँ से आपका 50-60% इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। मतलब मान लो 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 से 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी स्टैटिक है, बाकी बेसिक इकोनॉमिक्स है, उसको आप घटना चक्र, पूर्वालोकन से करना। देखो इकोनॉमिक्स में मेनली ना डेटा बहुत पूछता है,
चाहे इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया या फिर बजट हो गया, बजट यूपी का भी प्लस इंडिया का भी, ये बजट मैं कवर करा दूंगा, इसका आप टेंशन मत लो। यूपी का बजट प्लस इंडिया का बजट दोनों में कवर करा दूंगा। इसके बाद जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इसके बाद डिफरेंट इकोनॉमिक्स कर्व हो गए, डिफरेंट इकोनॉमिक्स टर्म्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसके बाद यूपी स्पेशल, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, जो आप पेपर 5 पेपर 6 के लिए कवर करोगे वो तो आपका होता रहेगा यूपी स्पेशल के लिए। इसके साथ करंट अफेयर, मान लो यूपी स्पेशल का 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। इसीलिए प्री के लिए आपको अलग से यूपी स्पेशल कहीं और से नहीं पढ़ना है, आप करंट अफेयर कवर करते रहोगे, वहाँ से आपका यूपी का करंट अफेयर हो जाएगा। इसके बाद जो पेपर 5 पेपर 6 है वहाँ से आपका स्टैटिक यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो काफ़ी लोग के पास मेरी वन लाइनर नोट्स भी है, तो उनको ये डाउट होगा कि हम घटना चक्र पढ़ें या फिर वन लाइनर नोट्स पढ़ें। देखो जिनके पास वन लाइनर नोट्स है उनको क्या करना है, आप वन लाइनर नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद आप सिर्फ घटना चक्र का जो एमसीक्यू है ना उसको प्रैक्टिस करना। जहाँ आपको डाउट होगा, जहाँ कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे उनको आप टिक कर लेना और उन्हीं क्वेश्चंस को वापस जाके आप वन लाइनर नोट से रिवाइज कर लेना। ये आपकी रिवर्स लर्निंग है जो आपको काम आएगी। पहले वन लाइनर पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना है घटना चक्र से, यहाँ जो गलत होगा उसको वन लाइनर नोट से जाकर रिवाइज करना है ना। देखो प्रीलिम्स में ना आपको ध्यान रखना है, ये मोटा मोटा कंक्लूजन है जो हमने ऊपर सब कुछ देखा है उसका ये निष्कर्ष है। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए स्क्वायर ऑफ सक्सेस है। पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरनमेंट। आपके लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के सक्सेस का चारों पिलर यही 4 सब्जेक्ट हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को मिला के कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन आएगा। बहुत ईजी गोइंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। जैसा हमने पॉलिटी और एनवायरनमेंट की बात की, ये आपके प्रायोरिटीज़ एरिया में पहले आएंगे, यहाँ पे आपको लो इनपुट देना है और हाई आउटपुट मिलेगा। बट आपका करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, यहाँ पे आपको भले ही हाई इनपुट देना पड़ रहा है बट आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी हाई होगा। स्पेशली अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लेते हो, बहुतों से आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको मास्टर करना है फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024। अगर आपने इन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा सा होल्ड बना लिया देन मार्क माई वर्ड आपका 100% प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज़ करना है। डैट इज़ वाई जो भी रिसोर्स मैंने आपको बताया है, जो भी बुक्स मैंने आपको बताया है, बहुत ही मिनिमम बताया है। इसी स्ट्रेटजी से, इसी प्लान से पहले भी काफ़ी लोग का क्लियर हो चुका है और आपका भी क्लियर होगा। खुद को ना बिल्कुल डाइवर्ट करना, ना खुद पे कोई डाउट रखना, ये 2 डी को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। नौ लास्टली एक टॉपिक आता है सीसेट को लेके। सीसेट को लेके बहुत डाउट आता है, काफ़ी लोग का सीसेट नहीं क्लियर होता है, बट ट्रस्ट मी आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सीसेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा यूपीएससी में सीसेट आता है वैसा बिल्कुल यूपीपीसीएस में नहीं आता है। यूपीपीसीएस का सीसेट बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स को हमको फोकस करना है और किससे हमको मार्क्स उठाना है। सीसेट को हम प्रॉपरली डील करेंगे, जैसे जैसे हम शेड्यूल फॉलो करेंगे तब मैं आपको बताते जाऊंगा कि किस टॉपिक को कैसे कहाँ से पढ़ना है। इनफैक्ट सीसेट पेपर को एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करना है इसको हम डिटेल में देखेंगे। नौ इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आने वाला है उस पर हम फोकस एरिया की बात करेंगे। जो प्रायोरिटीज़ टॉपिक्स हैं 40-50 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इन्हीं 40-50 टॉपिक से 90% ऑफ द पेपर बनता है। उन टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल की बात करेंगे कि नेक्स्ट 90 डे इन 50 टॉपिक्स को आपको कैसे पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मैं इस रिसोर्स का PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूँगा। इसके बाद रिसोर्स को लेके एटलीस्ट प्री के पर्सपेक्टिव से डिलेमा में मत रहना। तो कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।